नमस्कार जैन, कैसे आप लोग सब। आज मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एंड ऑपरेशन सिंदूर से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में ये तो नहीं बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्योंकि ऑलरेडी सीज़ फायर हुए हुए अभी टाइम हो चुका है। इनफैक्ट ये सीज़ फायर नहीं, ये एक पॉज ही है क्योंकि देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। बट ये जो 3-4 दिन की फाइटिंग चली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंडियंस को एज अ कॉमन सिटीजन सीखने की ज़रूरत है। एंड उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से। कुछ मेरे मन की बात भी है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। एंड हम लोग को एज इंडियंस कैसे अपने देश के साथ खड़े होना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं सल्यूट करना चाहूँगा हमारे जो भी इंडियन आर्मी के फोर्सेस हैं, जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, या हमारे जो बीएसएफ के जवान हो गए, पुलिस हो गई हमारी, और जो अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस है वो हो गई। इसके अलावा जो हमारे रॉ एंड आईबी के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही हम बहुत सारे ऑपरेशंस अपने अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ जो लोकल सोर्सेज होते हैं, जो लोकल इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, जो हमें अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको भी मैं सल्यूट करना चाहूँगा। इसके अलावा हमारे जो लोकल लोग हैं, जिन्होंने धैर्य रखा, जिन्होंने एक पेशेंस रखी एंड गवर्नमेंट को सपोर्ट करा व्हेन इट नीडेड द मोस्ट, उन सबको भी मैं सल्यूट करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं उन सारी कंपनीज़ को थैंक यू बोलना चाहूँगा एंड सल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने ये डिफेंस वाले इक्विपमेंट बनाए, चाहे आकाश मिसाइल सिस्टम हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, या जितने भी ड्रोन्स यूज़ हुए जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिया। इन सब के जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी सप्लायर्स हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड एट दी एंड मैं इस गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि देखिए, मैं हूँ 34 साल का। आज से 20 साल पहले मैंने वो टाइम देखा है जब कभी बम्बई में बॉम्ब ब्लास्ट, कभी दिल्ली में, कभी कलकत्ता में, कभी अहमदाबाद में, कभी वाराणसी में, कभी कहीं एंड 26/11 हुआ। 26/11 के बाद कोई जवाब नहीं दिया गया एंड ऑल दैट। मैंने वो सारा टाइम देखा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं जब 26/11 था उस टाइम पे मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे क्योंकि मार्च 2009 में मेरे को अपने 12th बोर्ड्स देने थे, दिसंबर 2008 में मेरे प्री बोर्ड्स थे। मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब पेपर गए हैं वो, क्योंकि मेरा माइंड ही नहीं था बिल्कुल भी पढ़ाई में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था 26/11 के बाद। एंड मेरे को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इस बात की थी कि हम लोग क्यों, मतलब कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं। एंड आई थैंक दिस गवर्नमेंट कि ये लोग जवाब देते हैं, चाहे 2016 हो, चाहे 19 हो, चाहे अब जवाब दिया हो। एंड ये जो अब नई पॉलिसी अब बनाई है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। एंड मैं हमारी जो अपोजिशन है उनको भी ये बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, कल को अगर आप लोग पावर में आते हो, मान लीजिए बीजेपी को इलेक्शन हार जाती है, कांग्रेस आ जाती है, कोई भी पार्टी आ जाती है, तो प्लीज़ ये वाली जो पॉलिसी है इसको कंटिन्यू रखिएगा। हमारे जो एक्स पीएम थे लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, देश यहीं रहेगा। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो यही पॉलिसी रहनी चाहिए। आगे भी जो भी गवर्नमेंट्स आए, चाहे यही गवर्नमेंट आए, चाहे कोई और गवर्नमेंट आए, उनकी पॉलिसीज़ यही रहनी चाहिए। तो एट द एंड मैं इस गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें सेफ रखा हुआ है एंड आप लोग जवाब देते हो। अब बात आती है कि इन सब से हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो हम लोग को सबको समझने अब ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम लोग को उसी हिसाब से अपनी गवर्नमेंट के साथ एंड अपने देश के साथ खड़े रहना है। पहला पॉइंट होगा, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल ओपिनियंस एंड फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, ये बहुत सारे लोगों का मैंने देखा, सोशल मीडिया पे हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे वैसे पब्लिक लाइफ में हो, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा जिनका ये था कि नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, इसलिए हम नेशनल सिक्योरिटी में उल्टा फुल्टा काम करेंगे, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे फेक पोस्ट के थ्रू हो, चाहे फैक्ट चेकिंग के थ्रू हो, चाहे कुछ भी हो। तो उन लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो, जब वॉर होती है तो इट इज़ अ वॉर विद द नेशन वाली बात हो जाती है। आप इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, ये सब आप नहीं कर सकते हो। एंड अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपकी सोच बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर आपकी ये सोच है कि मैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला दूँ या मतलब जिससे नुकसान हो जाए कोई, एंड नुकसान ऐसा हो जिससे मोदी की कुर्सी चली जाए या बीजेपी हार जाए या कुछ भी है, जस्ट बिकॉज मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ या करती हूँ, इस वजह से मैं फेक न्यूज़ फैला दूँ या मैं उल्टा सीधा कोई न्यूज़ दूँ, वो है तो आई एम सॉरी, आपकी सोच बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा छोटी है। आपको इस टाइम पे जो है नेशन के साथ एंड नेशनल जो गवर्नमेंट है उसके साथ खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कुछ हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स को, नाम आप लोग को सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी साइड रख के भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करा। इसके अलावा इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गवर्नमेंट को नहीं पसंद करते हैं, बट फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। देखिए, पॉलिटिकल ओपिनियंस जो होते हैं ना, वो कभी भी नेशनल सिक्योरिटी के आगे नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो आप
अपने नेशन का तो नुकसान कर ही रहे हो, अब अपना भी नुकसान कर रहे हो। अब आप कोई ऐसी फेक न्यूज़ फैला दो जिससे मान लीजिए आर्मी के कुछ लोग मारे जाएं या फिर मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो खतरा हो जाए, कुछ भी है, तो भाई इस नेशन में आप भी तो रहते हो ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं क्योंकि मैं इस गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को नुकसान हो, तो मैं नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेलना स्टार्ट कर दूंगा। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता हूँ या कुछ है, मेरे भी बहुत ज़्यादा शिकायतें इस वाली गवर्नमेंट से। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स जहाँ पे हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना है, वहाँ पे मैं इस गवर्नमेंट के साथ खड़े रहूँगा। ये गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो। अगर कल को कांग्रेस पार्टी होती या फिर कोई और पार्टी होती एंड ये सब सिचुएशंस होती, मैं तब भी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहता। क्यों खड़े रहता? क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपके नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल ओपिनियंस होते रहेंगे, पॉलिटिकल ओपिनियंस का कुछ नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। मेरे खुद के पॉलिटिकल ओपिनियंस पहले कुछ और थे, अब कुछ और हैं, बीच में भी कुछ चेंज हुए थे। तो पॉलिटिकल ओपिनियंस का कुछ नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। बट आपको रहना तो इसी देश में है ना, तो आप अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस को हमेशा नेशनल सिक्योरिटी से नीचे रखिए। जब बात आती है नेशन की, तो आपको सबको साथ में रहना है, एक यूनिटी के साथ रहना। सेकंड पॉइंट होगा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। देखिए इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत होता है एंड अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है कि जो 8 मई को जो हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने जो उल्टी सीधी खबरें चलाई, क्या वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट था, नहीं था, क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि अगर देखा जाए तो उसका हम लोग को फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमने पाकिस्तान की जनता को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया था उस टाइम पे। अब ये चीज़ ये भी मतलब इस चीज़ को देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हो सकता है मीडिया चैनल्स को ये एडवाइस करी गई हो कि भाई इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर आपको करना है, और ये भी हो सकता है कि उनसे अनजाने में हुआ हो, बट एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा हम लोग को हुआ। अब इसके दो तरीके हैं देखने के। एक तो तरीका ये है कि सिंस वी आर एट वॉर तो एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वॉर वाली बात हो जाती है, एंड एक डिसेप्शन वाली बात हो जाती है। जैसे अगर आप वो बुक पढ़ो आर्ट ऑफ वॉर जो है संजू की, उसमें भी ये था कि डिसेप्शन, आपको डिसेप्शन करना होता है अपने एनिमी को। जैसे हम लोगों ने क्या डिसेप्शन करा, पहला डिसेप्शन ये किया हमने कि हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे 7 मई को, और हुआ क्या, मॉक ड्रिल से जस्ट कुछ घंटा पहले हम लोग ने अटैक कर दिया। तो ये होता है डिसेप्शन। अभी रिसेंटली एक खबर आई कि डम्मी एयरप्लेन्स भी यूज़ करे गए हैं, एंड पाकिस्तान ने 1-2 तो हमारे डम्मी एयरप्लेन गिरा दिए, जिसको वो कह रहे थे कि ये ओरिजिनल एयरप्लेन हमने गिराए हैं। एंड उन डम्मी एयरप्लेन्स ने हमें मदद करी चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करने में, चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने में। तो ये सब क्या है, ये सब डिसेप्शंस होते हैं। एंड ये अगर डिसेप्शंस यूज़ करे जा रहे तो दिस इज़ 5th जनरेशन वॉरफेयर। आपकी आज की डेट में जो वॉरफेयर है वो ऐसा नहीं है कि केवल काइनेटिक होती है, नॉन काइनेटिक भी बहुत होती है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी एक शिकायत हमेशा से रही है कि आज से 20 साल पहले इतने सारे टैक्स होते थे, सब कुछ था, कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया। जवाब ज़रूरी नहीं है कि केवल काइनेटिक एक्शन के थ्रू ही दिया जाए, नॉन काइनेटिक भी जवाब होते हैं। अब आप बताइए, इतने सारे हमारे वॉर्स हो गए, इतनी सारी चीज़ें हो गई, इंडस वाटर ट्रीटी छेड़ा ही नहीं गया, क्यों नहीं छेड़ा गया, अब क्यों छेड़ा गया है? तो वो भी एक चीज़ ऐसी थी ना जो नॉन काइनेटिक एक्शन आप ले सकते थे। या इसके अलावा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो आज की डेट में इंडिया करती है पाकिस्तान का, वो चीज़ पहले करी जा सकती थी। ट्रेड बंद करना हुआ, FATF में डालना हुआ, IMF से उनकी शिकायत करना हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी जो करी जा सकती थी। एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप केवल काइनेटिक एक्शन लो, नॉन काइनेटिक एक्शन भी बहुत सारे लिए जा सकते हैं। तो देखिए इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, आपको पहली बात तो उसमें पढ़ना नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो कि जिसमें आपके दुश्मन को नुकसान हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसने 8 मई को न्यूज़ चैनल्स की क्लिपिंग्स शेयर करी हैं, न्यूज़ चैनल की क्लिपिंग्स को सच माना है, इन सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने एक इंडियन इंटरेस्ट को सर्व किया है। बट हाँ, मॉरली ये चीज़ ज़रूर आप कह सकते हो कि गलत है कि भाई हम क्यों झूठी खबरें फैलाएं एंड ऑल दैट। बट देखिए वही बात हो जाती है, एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वॉर वाली बात हो जाती है, जब पाकिस्तानी मीडिया उल्टी सीधी खबरें फैला सकते हैं। एंड मेरे को सबसे ज़्यादा तो हंसी उस बात पे आई कि हमने पटना एंड बेंगलोर के पोर्ट्स उड़ा दिए। अब कोई उन बेवकूफ़ों को ये बताए कि पटना एंड बेंगलोर कोई कोस्टल एरिया में तो है नहीं, वहाँ कोई बंदरगाह तो है नहीं कि भाई आप लोग उनको उड़ाओगे। 70% हमने बिजली गिरा दी इंडिया की। भाई मेरे घर में तो आ रही है बिजली, और इसके अलावा पूरी इंडिया में बिजली आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि 70% बिजली उड़ गई इंडिया की, या हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हमारी नेवी ऐसी चलेगी वैसी चलेगी। अरे भाई तुम्हारा कराची पोर्ट पूरा हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा था, तुम्हारी नेवी हिल भी नहीं सकती थी, और तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसको काउंटर करने के लिए जो आप इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करते हो वो तो पॉजिटिव है, एंड बिकॉज यू आर एट वॉर वाली बात हो जाती है, तो वो एक फेयर पॉइंट भी माना जाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वैसा करना है जो आपको फ़ायदा दे, जो ऐसा नहीं कि जो आपको फ़ायदा ना दे। जैसे कुछ मीडिया हाउसेस एंड कुछ लोग हैं जो शुरू हो गए थे, 5 रफाल गिर गए, 6 रफाल गिर गए, 10 गिर गए, 12 गिर गए एंड ऑल दैट। एंड
पाकिस्तानी उन लोगों को रीट्वीट कर रहे हैं एंड उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ये भी बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? पहली बात तो रफाल गिरे ही नहीं थे। दूसरी बात, अभी कोई ऑफिशियल चीज़ एयरफोर्स की तरफ से नहीं आई है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक एयरफोर्स ने जो ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है कि उनके कोई जहाज़ गिरे थे नहीं गिरे थे, क्या है क्या नहीं है। हाँ, उन्होंने डम्मी एयरक्राफ्ट का ज़रूर बताया, डम्मी 5 रफाल गिरा दिए तो बात अलग है, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। बट अगर मान लीजिए 5 रफाल गिरे भी हैं तो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो इस तरीके से करनी है जो आपके देश को फ़ायदा दे। इस तरीके से नहीं कि जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे या जो आपके एनिमी स्टेट को फ़ायदा दे। आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करनी है। ये सब बातें एकदम से बोल देना कि जी 4 घंटा पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई और 4 घंटे बाद ही आप कहने लग जाओ कि 5 रफाल गिर गए, 6 रफाल गिर गए, ये है वो है, तो व्हाट यू आर डूइंग। आप जो है अपने दुश्मन को, मतलब आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप उसकी मदद कर रहे हो, उसको एक प्रिविलेज पोजीशन पे लेके आ रहे हो। एंड मेरे को आज भी ध्यान है 7 मई को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती आपको किसने बोला फालतू के मतलब एजम्पशंस लगाने के लिए या फालतू की न्यूज़ पे वो करने का। एयरफोर्स जो कह रही है वो फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए। एयरफोर्स हो, हमारी आर्म फोर्सेज है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो जो बोले वो आपको मानना चाहिए। हाँ, अगर आपकी सोच ये है कि नहीं क्योंकि मैं इस गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता हूँ या करती हूँ तो मैं गवर्नमेंट की नहीं सुनूंगी, आर्मी की नहीं सुनूंगी, ये है वो है, तो फिर देन इट्स योर चॉइस। फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वही बात हो गई जो मैंने पहले पॉइंट में बोला कि आप पॉलिटिकल ओपिनियंस को ज़्यादा आगे रखना चाहते हो इंस्टेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एंड सबसे बड़ी बात देखो, वॉर में जो भी होता है या फाइटिंग में जो भी होता है हर एक चीज़ बताई नहीं जाती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड रहती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी इस ऑपरेशन की जो हो सकता है 6 महीने बाद, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको सुनने में मिले। आप लोग अगर सैटरडे बुक रिव्यू का मेरा वो देखते हो प्लेलिस्ट, तो उसमें मैंने बहुत साल पहले एक बुक का रिव्यू किया था मोसाड, जिसमें मोसाड के जो अलग अलग वो थे, अलग अलग मिशंस थे, उनके बारे में डिटेल दे रखी थी। बहुत सारे उनके ऐसे मिशंस थे जिनके बारे में 2-2, 3-3 साल बाद पता लगा। वहाँ की जनता ऐसी नहीं है कि मोसाड के पीछे पड़ जाए या गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाए कि नहीं नहीं बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, कितने रफाल गिरे। अच्छा, एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, रफाल गिरे वही क्यों पूछना आपको? किसी ने ये नहीं पूछा मिराज कितने गिरे, किसी ने ये नहीं पूछा सुकोई कितने गिरे, किसी ने ये नहीं पूछा तेजस कितने गिरे, रफाल क्यों पूछना है? एंड मैंने देखा जितने भी ऐसे हैंडल्स थे ना जो ये सारी बातें कर रहे थे वो ज़्यादातर वो थे जो 2018-19 में कहते रफाल नहीं खरीदना चाहिए, जिनकी एक लॉबी थी कि रफाल मत खरीदो, रफाल मत खरीदो। अब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चाइना, यूएस, ये सब जो देश हो गए ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा आगे हैं। आपको मैं बताऊँ, मैं आईफोन 15 प्लस यूज़ करता हूँ एंड एक सैमसंग गैलेक्सी A73 यूज़ करता हूँ। मैंने आईफोन 15 प्लस ख़रीदा जो कि मेड इन इंडिया था। एंड ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल है पिछले एक साल पहले का, मेरे फ़ोन को 1.25-2 साल हो चुके हैं अब, जब लॉन्च हुआ था तभी लिया था मैंने। उसके मेरे खरीदने के ठीक 6 महीने बाद एक आर्टिकल आया ग्लोबल टाइम्स में कि जितने भी आईफोन इंडिया में बन रहे हैं जब आप उनको खोलोगे तो उसमें से शाही पनीर, दाल मखनी, इंडियन करीज़ की वो आती है, खुशबू आती है, क्योंकि ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये कितना बड़ा एक प्रोपेगेंडा है भाई। मेरे फ़ोन के डब्बे में से तो आई नहीं मेरे को कोई ऐसी खुशबू। या सैमसंग का फ़ोन जो मेरा मेड इन इंडिया है, नोएडा में सबसे बड़ी फैक्ट्री है उसकी, वहाँ से बना हुआ है, उसमें तो आई नहीं कभी। आईपैड है मेरा अनफॉर्चुनेटली मेड इन चाइना, बिकॉज अभी एप्पल ने आईपैड का वो शुरू नहीं करा है इंडिया में, तो उनके पैकेजिंग में एंड जो मेड इन इंडिया एप्पल के प्रोडक्ट्स है उसकी पैकेजिंग में मेरे को तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो ये क्या प्रोपेगेंडा है कि नई नई करीज़ की खुशबू आएगी, ये है वो है। या जैसे अलग अलग होता है कि भाई वो तेजस अच्छी तरह नहीं उड़ सकता, या जैसे अभी आजकल चाइनीज़ मीडिया इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कर रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो पूरा इंडिया की बैंड बजा दी, ये है वो है। तो ये सब क्या है? ये सब इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। एंड ये एक ऐसा गेम है जिसमें हम लोग को एज अ नेशन साथ रहना है एंड हम लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करनी है वॉर के टाइम पे स्पेशली, वो अपने देश के इंटरेस्ट की ही करनी है। हमें अपने दुश्मन को वो नहीं करना है। हाँ, अगर आपको बैकडोर फंडिंग मिल रही है या कुछ है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर तो आप इंडियन हो ही नहीं। थर्ड पॉइंट होगा कॉलोनियल माइंडसेट। अब देखिए, मैं किसी और को क्या बोलूँ, आज से 10 साल पहले मेरा भी कॉलोनियल माइंडसेट ही था कि नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में ही सब कुछ बहुत अच्छा होता है या विदेशों में ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, इंडिया में सब कुछ ख़राब है। मेरी खुद की सोच ऐसी थी, बट पिछले कुछ सालों में मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये मेरी सोच गलत है। हर देश के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। पिछला अगर आपने मेरा वीडियो देखा जिसमें मैंने बताया कि हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ, उसमें मैंने ये बात बोली कि भाई अगर आप ये सोचो कनाडा में सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, यूएस में सब कुछ बहुत अच्छा है, यूके में सब कुछ बहुत अच्छा है, नहीं है भाई। वहाँ पे भी अपने चैलेंजेस हैं, जैसे यहाँ पे चैलेंजेस हैं वहाँ पे भी अपने चैलेंजेस हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, ये है वो है, तो वहाँ पे अलग चैलेंजेस हैं, मेडिकल चैलेंजेस, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। उस मामले में मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप डिफरेंसेस देखने जाओ तो बहुत सारे आपको मिलेंगे।
अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बुरे पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये सोचने लगो कि नहीं नहीं इंडिया में सब कुछ ही ख़राब है, बाहर सब कुछ ठीक है, तो वो गलत सोच है आपकी। ये सोच मत रखो। एंड कभी भी ये सोच मत रखो कि नहीं कोई चीज़ इंडिया में बनी हुई तो ख़राब ही है, या इंडिया में बनी हुई तो इन्फीरियर ही है। आपने देखा आकाश मिसाइल सिस्टम ने क्या करा, जो ये ड्रोन्स बने उन्होंने क्या करा, ब्रह्मोस मिसाइल ने क्या करा, पूरा सारा जो भी चाइना का एक गुरूर था कि जी हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स ये, हमारे प्रोडक्ट्स ये, हमारे प्रोडक्ट्स वो, सबकी बैंड बजा दी। एंड मैं पिछले 3 से 4 साल से डिफेंस इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं शेयर मार्केट का इंसान हूँ तो मेरे को सारी इंडस्ट्रीज़ को देखना पड़ता है। डिफेंस में अंदर खाने इतना बढ़िया काम हो रहा है ना कि मतलब आज की डेट में मैं इतना अश्योर्ड हूँ कि हमारी चाइना से भी वॉर हो जाए ना तो हम लोग जीत जाएंगे। बिकॉज चाइनीज़ के पास नो डाउट बहुत अच्छे वेपन से सब कुछ है, बट एक वो है ना, जैसे आज से 20-21 साल पहले एक मूवी आई थी धूम, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, जॉन अब्राहम एंड मतलब फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो धूम में एक डायलॉग था जब मतलब जॉन अब्राहम का एक वो होता है साथी जो होता है, वो उसको कहता है कि हम लोग वहाँ से भागेंगे कैसे, कि हमारी बाइक्स तेज़ हैं बट उनकी गोली तो हमारी बाइक से भी तेज़ होती है। तो जॉन अब्राहम ने बोला तेज़ी जो है गोली में नहीं होती, चलाने वाले पे। चाइना के पास भले ही बहुत सारे हथियार हों, भले ही उनके पास बहुत बड़ी आर्मी हो, सब कुछ हो, बट आज की डेट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इंडियन आर्मी की जो चाइनीज़ आर्मी से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एंड हमारे जो हथियार हैं उन्होंने भी प्रूव कर दिया है ना, हमारे हथियार कहीं पे भी कम नहीं है चाइनीज़ हथियारों से। तो हम लोग आज की डेट में चाइना को भी बहुत आराम से बीट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कहोगे, कमेंट्स में बोलोगे तो मैं करूँगा, मैं एक इंडिया एंड चाइना का कंपैरिजन भी लेके आऊँगा आपके साथ। कंपैरिजन इस तरीके से नहीं होगा कि इनके पास इतने जहाज़, इनके पास उतने जहाज़, ये है वो सब है। मैं आपको बताऊँगा कि अगर इंडिया एंड चाइना में वॉर हो जाए तो कैसे इंडिया एक एडवांटेजेस पोजीशन पर रह सकता है एंड इंडिया कैसे ये वॉर जीत सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के पास एक एडवांटेज है व्हेन इट कम्स टू चाइना। चाइना के पास भले ही इकॉनमी बड़ी हो, भले ही उनके पास हथियार बहुत हो, बट बहुत सारी चीज़ों में इंडिया इतना आगे है कि इंडिया चाइना को बीट कर सकता है इन अ प्रॉपर वॉर अगर हो जाती है तो इसलिए इंडिया को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। एक क्या है कि बहुत सालों से हम इंडियंस में एक आदत हो रखी है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म की, या एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हम इंडियन है तो हम ख़राब है, हम इंडियन चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ख़राब है, हम अगर कोई वेस्टर्न वर्ल्ड की चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी है। ये सोच अब हटा दो, क्योंकि अब धीरे धीरे इंडियंस जो हैं वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं। इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं। मैं केवल ये जो 3-4 दिन फाइटिंग हुई है उसके बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। आप इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए कोई भी प्रोडक्ट्स ले लो, टॉयज़ ले लो, मोबाइल फ़ोन्स ले लो, अलग अलग जो बिजनेसेस हैं उनकी वर्किंग देख लो, सर्विसेज देख लो, बहुत सारी चीज़ें आप देख लो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ हो गई हैं, बट हाँ ये है कि बहुत हद तक हो चुकी हैं। हाँ, अगर आपकी सोच ये है कि नहीं जब तक 100% ना हो जाए, जब तक हम अमेरिका से भी आगे ना निकल जाएं, तब तक हम नहीं मानेंगे, तो भैया फिर आप अपने उसमें रहो, आप अपने बबल में ही रहो, क्योंकि अमेरिका की भी सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं है। आपको अगर ये चीज़ लग रही है कि अमेरिका की सारी चीज़ें परफेक्ट हैं या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, तो फिर वो आपकी अपनी छोटी सोच है। क्यों बोइंग 737 मैक्स में प्रॉब्लम्स आई? बोइंग के एयरप्लेन्स में आज की डेट में प्रॉब्लम्स है, वो तो अमेरिकन प्लेन मेकर है। अमेरिका की सारी चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो बोइंग में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? फिर क्यों बोइंग कंपनी बैंकरप्सी पे जाने की तरफ आ गई थी? अभी 737 मैक्स का जब वो हुआ, 777X उनका जहाज़ है, क्यों डिले हो रहा है? एप्पल आईफोन है, उनके एप्पल आईफोन में भी कभी कभी सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स और हैंगिंग और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों हो रहा है ये सब? ये तो सब अमेरिकन कंपनीज़ हैं, इनके साथ क्यों हो रहा है? बहुत सारी ऐसे अमेरिकन फर्म्स हैं जिनके साथ उल्टा सीधा हुआ है। डेट्रॉइट जो है, जो कि जिसको ऑटोमोबाइल मार्केट बोला जाता था, पूरा शहर वो बैंकरप्ट हो गया। जितनी अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो सब, उनमें से आधी ज़्यादा बैंकरप्ट हो चुकी हैं। क्यों हो गई हैं? फोर्ड इंडिया आई थी, क्यों फेल हो गई? क्यों वो नहीं समझ पाए इंडियन मार्केट को? अगर अमेरिकन चीज़ें सारी सही हैं तो अच्छा, अब हो सकता है आप कहो कि नहीं नहीं कुछ चीज़ों में जर्मनी अच्छा है, कुछ चीज़ों में यूके अच्छा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब बताइए, ये जर्मन कार्स हैं, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ वगैरह, आज की डेट में भी जितने भी लोग ये गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वो सिंपल सा बोलते हैं कि अगर बारिश हो गई, बारिश में पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हो गई, वहाँ पर अगर आप BMW, ऑडी लेके निकल गए, अब इंजन में पानी चला गया तो वो गाड़ी चालू ही नहीं होगी। इसके अलावा जो और Hyundai हो गई या जापानीज़ टेक्नोलॉजी हो गई या फिर जो मारुति वगैरह हो गई, वो अच्छे से चलेंगी क्योंकि वो एक तरीके से ट्यून्ड है उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ कहीं अच्छी है, कोई चीज़ कहीं अच्छी है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं विदेशी चीज़ जो है सब अच्छी है, सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ है। आपको मैं बताऊँ, मैं दुनिया के 29 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। अगर मैं डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करूँ, इंडिगो से बढ़िया कोई एयरलाइन नहीं है। इंडिगो से बढ़िया अगर कोई एयरलाइन है
तो थोड़ा बहुत मैं एयर एशिया को बोल सकता हूँ, बट इसके अलावा इंडिगो के अलावा कोई अच्छी एयरलाइन नहीं है। मैं साउथ वेस्ट एयरलाइंस में गया हूँ, बिल्कुल बेकार। यूनाइटेड में गया हूँ, बिल्कुल बेकार। ये उसमें यूएस एयरवेज पहले जब थी उसमें गया था, वो बिल्कुल बेकार। अमेरिकन एयरलाइंस बेकार। इसके अलावा ये आपकी जो यूरोप साइड में जो आपकी एयरलाइंस हैं, रेयान एयर हो गई, ईजी जेट हो गई, सब कुछ बिल्कुल बेकार। ये जितनी आपकी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं कोई भी उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर साउथ ईस्ट एशिया साइड भी आप देखो, मलेशिया एयरलाइंस हो गई, इनके साथ आप डोमेस्टिक फ्लाई करो या कुछ भी है, चाइना की होगी, चाइना ईस्टर्न होगी, सब बेकार हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस की जब मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक एयरलाइंस में इंडिगो बेस्ट है। हाँ, नो डाउट इंटरनेशनल एयरलाइंस में एमिरेट्स का कोई जवाब नहीं है। एमिरेट्स हो, कतर हो, एटिहाद हो या सिंगापुर एयरलाइंस हो, वो बहुत अच्छी एयरलाइंस है। एयर इंडिया कोशिश कर रही है वहाँ तक पहुँचने की, एंड अगर उन्होंने अब जो रिवैम्प कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से करा तो वो अच्छी तरीके से उनको बीट भी कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया के पास भी ज्योग्राफिक लोकेशन का एडवांटेज है। मैंने 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, रीजंस बिहाइंड सक्सेस ऑफ एमिरेट्स। उसमें मैंने बोला था कि दुबई एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे विद इन 8 आवर्स आप 2/3 ऑफ द वर्ल्ड को रीच कर सकते हो। तो इंडिया भी एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे आप बहुत आराम से नॉन स्टॉप फ्लाइट्स टू यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह के लिए आप कर सकते हो। एंड एयर इंडिया जो है वही काम कर रहा है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को नॉन स्टॉप फ्लाइट्स ऑफर कर रहा है। तो वो जो जिस इंसान को दुबई, दोहा या अबू धाबी में स्टॉप ओवर लेना होता था, उसको नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए इंडियन चीज़ों पर विश्वास रखो। अपने ऊपर कभी भी ये मत सोचो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हैं या हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एंड इसमें मैं ब्लेम करूँगा हमारे बॉलीवुड को भी, क्योंकि उन्होंने 2004, 5, 6 में ये जो सब मूवीज़ दिखाई जिसमें न्यूयॉर्क को दिखा रहे हैं, लंदन को दिखा रहे हैं और ये सब इन सिटीज़ को दिखा रहे हैं और बता रहे कि देखो हम तो साफ़ सुथरे लंदन में रह रहे हैं, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को में रह रहे हैं, और वहीं जाके शूटिंग करना, वहीं जाके पिक्चरें बनाना। तो वो जो पूरा एक माइंडसेट था उस जनरेशन का, मतलब मेरी जनरेशन का मैं बोलूँगा, इनफैक्ट हम सबका एक ये माइंडसेट हो गया था कि भाई नहीं, बाहर ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ चीज़ें बेकार हैं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मैं बताऊँ, मैं बचपन से इंडिया से बाहर घूम रहा हूँ। 2014-15 तक मेरी भी यही सोच थी कि यार मैं इंडिया में क्यों रह रहा हूँ, बाहर रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। बट फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, एज अ टूरिस्ट जाना अलग चीज़ होती है, वहाँ पे रहना अलग चीज़ होती है। एंड वहाँ पे जब आप रहते हो तो आपको 10 चीज़ें और पता लगती हैं। एंड वहाँ की उन देशों की भी बहुत कमियाँ हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हटा दो, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपको पता है, आप लंदन जाओ, कभी लंदन के इस्कॉन टेम्पल में आप चले जाओ, वहाँ का जो गोविंदा रेस्टोरेंट है ना, जहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता है, इंडियन से ज़्यादा विदेशी बैठे होते हैं वहाँ पे। जितने आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे ना, चाहे आप सिंगापुर जाओ, चाहे आप न्यूयॉर्क जाओ, चाहे आप सैन फ्रांसिस्को जाओ, चाहे लंदन जाओ, चाहे सिडनी जाओ, चाहे मेलबर्न जाओ, कहीं पे भी जाओ आप, हर जगह आपको सबसे ज़्यादा विदेशी मिलेंगे। एंड वो तारीफ़ करते हैं, वो खुद कहते हैं कि आप लोग का खाना कितना अच्छा है। इनफैक्ट मैं तो कुछ पिछले सालों में ये भी देख रहा हूँ कि जो विदेशी लोग हैं वो हम लोग के ट्रेडिशन कल्चर को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं रादर देन हमारे जो लोकल लोग हैं। मतलब वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। तो ये जो एक सोच है ना कि नहीं हमें वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से चलना है, ये है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना कल्चर ट्रेडिशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम उन लोगों को आराम से बीट कर सकते हैं। एंड 4th पॉइंट होगा, डोंट फॉल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब मैंने पिछले पॉइंट में बात करी थी कि मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, मेरी एज का ही है गौरव चौधरी, जो कि टेक्निकल गुरुजी चैनल चलाता है। गौरव चौधरी ने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाया, बहुत अच्छा वीडियो था उसका वो, कि ये जो एक प्रोपेगेंडा चला रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना होती है, असेंबली होती है। एंड उससे बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए कि अगर बोइंग कोई प्लेन बना रहा है यूएस में, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे इंजन भी वहीं से आ रहे हैं यूएस से, और लैंडिंग गियर भी वहीं से आ रहा है, फ्यूजलार्ज भी वहीं से आ रहे हैं, सीट्स भी वहीं से आ रही है, सब कुछ वहीं से आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। या फरारी अगर कोई गाड़ी बना रहा है इटली में, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी चीज़ें वहीं से आ रही है। कोई स्पेयर पार्ट कहीं से आएगा, कोई कहीं से आएगा, एंड फिर वो सारे स्पेयर पार्ट्स जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं, उसके बाद वो गाड़ी बन के निकलती है, वो प्लेन बन के निकलता है। सिमिलरली जितने आपके बैग्स हो गए या जितने आपके टेक्सटाइल्स हो गए, हर एक प्रोडक्ट्स के साथ ये सारी चीज़ें हैं। तो हम जब असेंबली हर जगह हो रही है, तो हम ये क्यों कहते हैं कि नहीं इंडिया में ये मत बोलो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये बोलो असेंबली हो रही है। हम मेड इन इंडिया नहीं कर पा रहे, हम तो असेंबली इन इंडिया कर पा रहे हैं। असेंबल इन इंडिया बोलो, असेंबल इन इंडिया बोलो, ठीक है। फिर बोइंग के जो जेट्स हैं उनको भी कहेंगे कि असेंबल्ड इन यूएस से, या जो ये चाइनीज़ फ़ोन्स जो चाइना में बन के आ रहे हैं उनको भी कहते हैं कि भाई असेंबल्ड इन चाइना, या इटली से जो गाड़ी बन के आ रही है, या जो भी इम्पोर्टेड सामान है सबको कहते हैं ना असेंबल्ड। ये क्योंकि भाई हम मैन्युफैक्चर्ड क्यों बोलें? अगर उनके लिए हम मैन्युफैक्चर्ड यूज़ कर रहे हैं और इंडिया में कोई चीज़ बन रही है तो उसके लिए हम असेंबली यूज़ करें।
तो ये तो फिर मतलब हिपोक्रेसी वाली बात हो जाती है ना कि भाई नहीं, हमें जो है इंडिया को कम दिखाना है, तो इस वजह से हम ये सब चीज़ें करेंगे। तो इसलिए जो है इन प्रोपेगेंडास में मत पड़ो। बहुत सारे अभी आर्टिकल्स आएंगे फ्यूचर में कि आकाश मिसाइल सिस्टम में ये कमी है, ब्रह्मोस में ये कमी है, ड्रोन्स में ये कमी है, इंडिया कभी उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकता, ये है वो है फलाना ढिमका। बहुत होगा अभी बहुत होगा। अभी आप देखना, यूएस एंड चाइना की नींद उड़ी हुई है, उनके मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इन हथियारों को जवाब कैसे दें। चाइना की सबसे ज़्यादा चाइनीज़ हथियार सारे फेल हो गए, टर्की के सारे ड्रोन्स फेल हो गए। यूएस के हथियार जो है पाकिस्तान कम यूज़ करता है, बट उनके F-16 भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो अभी ये बहुत होगा प्रोपेगेंडा। एंड यूएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज से हम लोग को अब कॉल्स आने स्टार्ट हो गए कि हमें आकाश मिसाइल सिस्टम चाहिए, हमें तेजस चाहिए, हमें ड्रोन्स चाहिए, हमें ब्रह्मोस चाहिए एंड ऑल दैट। उनको ये है कि अगर इंडिया एक सप्लायर बन गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 2014 में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 600 करोड़ था, आज की डेट में 22,000 करोड़ है, ऑलमोस्ट 35x। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग कितना तेज़ी से जा रहे हैं। एंड अगर इसी तरीके से रहा तो हम आगे बहुत बड़े एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं। तो वो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा ऐसा प्रोपेगेंडा वगैरह होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इन प्रोपेगेंडा के लिए फॉल नहीं होना है एंड सपोर्ट करना है। ये नहीं कि मतलब मान लीजिए जैसे अडानी डिफेंस के कुछ वो थे ड्रोन्स जो कि यूज़ करे गए थे, तो ये नहीं कि अरे अडानी डिफेंस के ड्रोन्स यूज़ हो रहे तो चले गए, अरे अडानी की सरकार हो गई, अंबानी की सरकार। अरे आप ये भी तो देखो ना, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे देश को आगे बढ़ाने में। हमने तो कभी नहीं सुना, मतलब यूएस में एप्पल है, फेसबुक है, इतनी सारी कंपनीज है, बोइंग है, वो वहाँ की गवर्नमेंट कितना उनको मदद करती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट कितना मदद करती है अपनी कंपनीज़ को। हमने तो कभी नहीं सुना वहाँ किसी को कहते हैं कि यार ये तो क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये तो ऐसे वैसे ये है वो है। तो हम लोग ऐसा क्यों वो करते हैं? हमारी जो कंपनीज़ हैं उनको देखने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप ये कहो कि अरे नहीं ये तो बिलियनर है, तो ये है वो है, इसने तो गरीबों के पैसे लूट लिए। और एक वो है कि हाँ नहीं यार ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ही इज़ क्रिएटिंग वेल्थ इन आवर कंट्री। आप वेल्थ क्रिएशन को एक पाप मत बनाओ इस कंट्री में प्लीज़। एंड कभी भी ऐसे प्रोपेगेंडा के लिए फॉल मत करो कि मतलब कोई वेल्थ क्रिएटर है तो आप उसको रोकने की कोशिश करो। वेल्थ क्रिएटर जॉब्स भी बहुत सारी क्रिएट करता है। बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे हो इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो अंबानीज़ की किसी कंपनी में काम करते हो या अडानीज़ की किसी कंपनी में काम करते हो, टाटा बिरलास की कंपनी में काम करते हो। 80s में कहते थे कि इंदिरा गांधी को कि भाई ये तो टाटा बिरला की सरकार है, अब कहते हैं अडानी अंबानी की सरकार है। तो यार देखो, वेल्थ क्रिएटर्स आपको हर देश में चाहिए और वेल्थ क्रिएटर्स हर देश में। एंड आप मानो या ना मानो, गवर्नमेंट वेल्थ क्रिएटर्स को आगे बढ़ाती है, चाहे वो कोई भी देश हो, क्योंकि वो विन विन होता है। भाई अगर मैं एक वेल्थ क्रिएटर हूँ और कल को मैं गवर्नमेंट के साथ घूमने लगूँ, भाई क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट का फ़ायदा ये है वो दिखाएगी कि भाई मेरे देश में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और मेरा फ़ायदा क्या है कि मेरे हो सकता है कोई प्रोजेक्ट जो अटके हुए वो तेज़ी से आगे बढ़ जाए। तो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दीज सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडाज, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मतलब अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, अलग अलग तरीके के हिडन मोटिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते। अब जैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट का मूवमेंट है, आपको मैं बताऊँ बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जिनको बैकडोर फंडिंग मिलती है अलग अलग देशों से। एंड ये जो फंडिंग वगैरह मिलती है ना इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, ये इस वजह से मिलती है क्योंकि कहीं ना कहीं US, यूरोप में या चाइना में कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों से परेशान है कि यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। तो एक अल्टीरियर मोटिव होता है उनका कि फैमिली स्ट्रक्चर इंडिया का तोड़ना है, इंडिया के कल्चर ट्रेडिशंस वगैरह तोड़ने हमें। इस वजह से हम जो है ऐसे लोगों को फंड करेंगे जो वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट चलाएं। एंड हम ऐसी औरतों को भी आगे बढ़ाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, माई राइट, माई लाइफ, माई चॉइस, ये है वो है फलाना ढिमका। देखिए, मैं फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है ना उसको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट वो जो मूवमेंट है ना वो एक तरीके से होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप किसी लड़के को डंडे मारो। उसका मतलब सिंपल से ये होता है कि आप अपनी एजुकेशन लो, अपने करियर पे ध्यान दो, सब कुछ है। बट हाँ, यू शुड ऑल्सो मैनेज योर रिलेशनशिप्स एज वेल। उसका मतलब ये नहीं होता कि क्योंकि मेरे को अपना करियर करना है, क्योंकि मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है, तो मैं हस्बैंड को डंडे मारूंगी या हस्बैंड के ऊपर फेक केस ठोक दूंगी या एलिमनी लूंगी, ये है वो सब चीज़ें नहीं होती हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखो एंड हमेशा जो है वेल इन्फॉर्म्ड रहो। लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना हो सके अपने देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करो, अपने देश के लिए स्टैंड लो। एंड कभी भी कोई आपको बुराई कर रहा है आपके देश की या कुछ भी है, कोई भी क्रिटिसिज्म करे तो उसको काउंटर करो विद फैक्ट्स। आज की डेट में एक और प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोग फैक्ट्स पे काउंटर नहीं करते हैं, हम लोग डिबेट करेंगे पॉलिटिकल ओपिनियंस पे। पॉलिटिकल ओपिनियंस पे आपको नहीं करना है। आजकल क्या है, हर एक चीज़ के दो तर्क हो गए हैं, एक फैक्चुअल ओपिनियन, एक पॉलिटिकल ओपिनियन। अब जैसे मान लीजिए मैं नोएडा में रहता हूँ, तो दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे है,
बट अगर मैं कहूँ कि नहीं मतलब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को मैं नहीं मानता क्योंकि मैं इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता, तो क्या वो एक पॉलिटिकल ओपिनियन है। क्रिटिसिज्म अपनी जगह है एंड देश के खिलाफ कुछ भी बोलना अपनी जगह है। आप हमेशा ध्यान रखो कि आप क्रिटिसाइज़ करो एक पॉजिटिव वे में, इस तरीके से नहीं कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं या फिर जो एनिमीज़ हैं हमारे बाहर जो हैं उन सबको एक मौका मिल जाए। अब हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने बोला कि भाई तेजस एयरक्राफ्ट पिछले 40 साल में मेरे को 40 भी नहीं मिले। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीधा क्रिटिसाइज़ करा HAL को एंड HAL की वर्किंग को। बट उनका जो पॉइंट है उसको किसी ने भी ये नहीं बोला कि यार ये तो एंटी नेशनल है या ये तो नेशन के खिलाफ है, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो एक सिंपल क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड को बढ़ाओ, दैट्स इट। उसके अलावा वो और कुछ नहीं कह रहे थे। तो इसलिए क्रिटिसिज्म करो बट एक फ्रूटफुल एंड एक वो कहते हैं ना एक जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे के एजेंडा को फीड करता हो। तो एनीवेज गाइस, बहुत लंबा ये वीडियो हो गया, मेरे मन की बातें थी, मैं शेयर करना चाहता था, एंड स्पेशली आफ्टर दिस बिग ऑपरेशन जिसमें हमने 3 से 4 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा दी। उसके बाद हम लोग को कुछ जो चीज़ों का ध्यान रखना है एज सिटीजन्स, उसके बारे में मैंने बात करी है। अगर आप इस वीडियो में अभी तक रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आई नो कि बहुत लंबा ये वीडियो गया है एंड हो सकता है आपने 1.5x पे सुना हो या 2x पे सुना हो, जो भी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो सुना है, आई थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं ये भी मानता हूँ कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट सही है, आपको ये चीज़ है कि हम इन सब चीज़ों के बाद हम कैसे अपने आप को रखें एंड कैसे हम लोग को अपने देश का सपोर्ट करना है, अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है। मैंने जो भी पॉइंट्स बताए, इसमें कुछ और आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई मेरी बात ऐसी हो जो आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, या फिर किसी से आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, वो भी आप ज़रूर बताना। एंड हाँ, प्लीज़ पॉलिटिकल फाइट्स ना हो कमेंट्स में, क्योंकि पॉलिटिकल फाइट से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेशन कम्स ऑलवेज फर्स्ट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।